अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो तो हमने सबने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने पाक फौज की कमान संभाली और नए आर्मी चीफ मुकर्रर हो गए हैं। और जो उन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि भारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा, जिम्मेदारी के साथ मीडिया फौज का मोराल बुलंद रखे तो तमाम चैलेंजेस का सामना हम बासानी कर सकते हैं। दूसरी जानब जनरल राहिल शरीफ जो है वो मुस्ताफी हो चुके हैं, जा चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, भारत तहम्मुल की पॉलिसी को हमारी कमजोरी ना समझे। जाते जाते भी बड़ा एक दबंग और बड़ा ही एक मजबूत किस्म का स्टेटमेंट देकर जा चुके हैं, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देकर जा चुके हैं। इसी सब पर बात करेंगे कि जो नए आर्मी चीफ अब आ चुके हैं जावेद साहब, उनको क्या चैलेंजेस का सामना होगा, इस पर बात करते हैं। और साथ साथ प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब आगे बढ़ेंगे तो हम उसमें भी बात करेंगे कि पनामा हंगामे में एक और कतरी शहजादों की तो एंट्री हुई थी, लेकिन आज एक और शख्स ने धमाकेदार एंट्री की है और जो इनके शफात की है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करेंगे, स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती चलूं। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आयशा गुललाई साहिबा ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से मेरे साथ मौजूद हैं जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी हैदर जमान कुरैशी साहब करेंगे और साथ साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर लियाकत अली साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि कमर जावेद बाजवा साहब को जो सबसे ज्यादा जो बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें भी है नेशनल एक्शन प्लान भी है, एलओसी का मामला भी है, कश्मीर का मामला भी है, कौन सा सबसे अहम इशू है, दहशतगर्दी, करप्शन, जिसको आप समझते हैं कि उन्हें एड्रेस करना होगा सबसे पहले? फ़ौज के पेशा वराना नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ है उसको ख़त्म करना है। इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सूरत हाल बन रही है और जो भारत का रवैया है वो भी एक बड़ा चैलेंज है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सिचुएशन पर कंट्रोल रखना और वहाँ जो भारत की आए दिन की फायरिंग है और जो नुकसान होता है उसका जवाब देना, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। मेरा ख्याल है कि फ़ौज की जो दो तरफ़ा इस वक्त बल्कि चौतरफ़ा लड़ाई है, दहशतगर्दों से लड़ाई है, कराची की सिचुएशन है, इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की आयरोज़ की धमकियाँ हैं, ये बड़े चैलेंजेस हैं। साथ ही हुकूमत के साथ फ़ौज का जो इक्विलिब्रियम है और जो एक आप कहें कि बहुत अच्छी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप अब कायम हो चुकी है, जो नज़र आती है 9 साल की जमहूरी हुकूमतों के बाद, तो उसको कायम रखना भी है और उससे फ़ायदा उठाना है मुल्क की बेहतरी के लिए और फ़ौज के मिशन की बेहतरी के लिए। तो ये काफी बड़े चैलेंजेस हैं। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे बात की है, जाफर इकबाल साहब मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। जिससे ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप जो अब कायम हो चुका है, हमने देखा कि राहिल शरीफ साहब भी अपनी मुद्दत पूरी करके अब जा चुके हैं, नए आर्मी चीफ आ गए हैं, तो हुकूमत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा नए आर्मी चीफ के साथ उसी रिलेशनशिप को मेंटेन करना, और आर्मी चीफ के लिए भी होगा। आप क्या कहते हैं इस पर जाफर साहब? मैं आपके सवाल से बड़ा हैरान हूँ कि हुकूमत के लिए भी मुश्किल होगा और आर्मी चीफ के लिए भी। मेरे नज़दीक तो फौज जो है वो मुश्किल नहीं कहा, मैंने कहा चैलेंज होगा उसी को मेंटेन करना, क्योंकि एक नई बॉन्डिंग होती है, एक नई केमिस्ट्री होती है, मैं उसके बारे में पूछ रही हूँ। चैलेंज कह रही हूँ मैं केमिस्ट्री जी, चैलेंज आप चले कह रही हैं, कोई नई केमिस्ट्री नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। असल चीज़ जिसमें हम पिछले 10-12 साल में जो हमने सीखी है या जहां हम पहुंचे हैं, मैं 2-3 साथ हवाले और भी दूंगा कि जब 2008 के इंतखाबात हुए और पिछली हुकूमत जो काफ लीग की थी अक्सरियत ना रही, तो बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शन ऑफ पावर हुआ। उसके बाद सदारती मुद्दत ख़त्म हुई, परवेज़ मुशर्रफ साहब की नए सदर मुंतखब हुए, अलविदाइया दिया गया। इसी तरह आगे 2013 के इंतखाबात, नया मैंडेट, नए लोगों को हुकूमत सौंपी गई, जरदारी साहब की मुद्दत ख़त्म हुई, इसी दौरान कियानी साहब की मुद्दत ख़त्म हुई, जनरल राहील शरीफ तशरीफ़ लाए और अब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई और उसके बाद जनरल बाजवा जो हैं उनको कमांड जो है वो सौंपी गई। इसी तरह बराबर में सुप्रीम कोर्ट जो तीसरा इदारा कह लें, वहाँ भी अपनी अपनी मुद्दत पूरी करके सब लोग जो है वो चले जाते रहे। एक ऐसा तबका है, वो बैरून मुल्क भी बहुत सारे लोग हैं, मुल्क के अंदर भी ऐसे होंगे, कुछ वो हैं जिन्हें पाकिस्तान का बतौर रियासत के सियासी अदम इस्तेहकाम फ़ायदा देता है।
वो उसके लिए बहुत सारी बातें, और ये बातें सही। होती रहीं, बड़े सवालिया निशान बनते तो और यानी उठते रहे, आयशा साहबा लेकिन आप समझती हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि एक सियासी अदल इस्तेहकाम जिसकी बात जाफर साहब कर रहे हैं वो अब हमारे मुल्क में कायम हो चुका है, जो जमहूरियत है वो स्टेबल हो चुकी है? आयशा साहबा अच्छा, चलिए आयशा साहबा को शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। हैदर साहब आपसे भी अगर मैं यही सवाल कर लूं कि जिस तरह से जाफर साहब कह रहे हैं कि एक स्टेबिलिटी आ गई है सियासी तौर पर भी, अदलिया में भी और हमारे इदारों में भी और जमहूरियत में भी, डू यू अग्री विद इट? रमशा देखिए, इनका अपना ये नुक्ता नज़र हो सकता है। यकीनन सिविलियन हुकूमतों ने कुछ कोशिश की है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग भी हुई है और कोशिश हुई है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी आपको कुछ मैच्योरिटी नज़र आई है। लेकिन देखें, तसलसल ट्रांजिशन हर इदारे का बिल्कुल होना चाहिए, इसमें दो कोई राय नहीं है। हर इदारे में एक इंटरनल और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी का मेकनिज़म होना चाहिए, इस पर भी दो राय नहीं है। लेकिन ये वो टेक्स्ट बुक्स की किताबें हैं। अब अदलिया में बिल्कुल ट्रांजिशन हुई है, लेकिन अदलिया मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अंदाज से ऑपरेट करती रही है। हमारी अफवाज पाकिस्तान से भी आपको डिफरेंट सोच मिलती रही है, अगर आप 70-80 से शुरू हो जाएं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट्स में भी। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, जिसमें सबसे अव्वल दहशतगर्दी है, दूसरा माशी चैलेंज है, तीसरा फॉरेन पॉलिसी आइसोलेशन है, चौथा जो है आपके अंदर मुल्क में जो गुर्बत है और जो उससे और चीज़ें बिगड़ रही हैं माशरे में, वो सब चीज़, इस पे इकनॉमिक एक एजेंडा होना चाहिए, एक स्ट्रेटिजिक स्टेट कोर का एजेंडा होना चाहिए। अब हम सीपैक का प्रोजेक्ट हो रहा है, ज़रबे अज़ब हो रहा है, बहुत अच्छी लेगेसी। आप जो बात कर रहे हैं हैदर साहब कि गुर्बत का खात्मा, लेकिन गुर्बत का खात्मा तो आर्मी चीफ की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। यकीनन नहीं है, लेकिन हम तो इस बात को खुश आइन कहते हैं कि उन्होंने 9 महीने 10 महीने पहले ही उन र्यूमर मिल्स को, उन र्यूमर मॉन्गरर्स को खामोश कर दिया कि शायद वो कोई इस किस्म की एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। हमें पहले दिन से ये यकीन था कि वो जिस ख़ानदान से आए हैं, शहीदों के ख़ानदान से, वो सोल्जर हैं, और अभी भी जो नए आर्मी चीफ आए हैं वो भी एक सोल्जर हैं। और फ़ौज ने कभी भी इस किस्म का किरदार माजी करीब में अदा नहीं किया जहां डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उन्होंने को खलल डालने की कोशिश की हो या सपोर्टिव ना रहे हो। जिस तरह से डिमांड की जा रही थी, बैनर्स आवेजा किए जा रहे थे कि मैं उस तरफ आता हूं। देखिए बिल्कुल, मैं यहाँ पे तरफ से डिमांड आ रही थी। आयशा साहब ठीक है, यहाँ पे एक बात जरूर करना चाहूंगा आयशा साहब, एक बात एक क्विकली मैं ये बात करना चाहूंगा कि जनरल राहील शरीफ साहब की जहां प्रो एंटी टेररिज्म और उनकी बड़ी क्लैरिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ आर्मी, इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी, एफपैक पॉलिसी पे बहुत अच्छी बातें, कुछ उनको लार्जर देन लाइफ बना दिया गया कुछ इदारों की तरफ से, कुछ हलकों की तरफ से। मैं समझता हूं वो खुद शायद इतना चाहते भी नहीं थे। ये सोच नहीं होनी चाहिए, इससे सिविलियन गवर्नमेंट्स अंडर प्रेशर आती हैं। और ये कहते हैं कई इसमें नाकदीन कि ये कियानी साहब की डॉक्ट्राइन है कि सिविलियंस को दबा कर रखो, उनको डिस्क्रेडिट करो, पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करो। ये नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत सारे लेकिन हम ये तो देख रहे हैं ना हैदर साहब की जो वो रिवायत थी, पुरानी रिवायत, वो अब दम तोड़ गई है, जैसे कि जाफर साहब ने भी बात कही। आयशा गुल साहब, आप भी इस बात से एग्री करती हैं? दुरुस्त कह रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर जावेद बाजवा साहब को पूरी पाकिस्तानी कौम वेलकम करती है एज आर्मी चीफ 16th, और उनके ऊपर जितनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, हम सबकी नेक ख्वाहिशात हैं उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी वो इदारा है कि अब खुशकिस्मती से कहें, बदकिस्मती से कहें, पाकिस्तान में वो वाहिद इदारा है जो सही तरीके से काम कर रहा है और अपनी ड्यूटी सही तरीके से, फ़राइज़ को पहचानती भी है और अदा भी करती है। और हम ये समझते हैं कि उनके ऊपर जहाँ पे वॉर अगेंस्ट टेरर के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे इस पूरे ख़ित्ते में जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की वॉर इस वक्त शुरू है, और जिस तरीके से कराची की सूरत हाल है, या पूरे मुल्क में जिस तरीके से आर्मी जो है वो रेस्क्यू एंड रिलीफ के हवाले से अपने काम कर रही है, हम उनको अपनी जो भी हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी जो एक जिस तरह राहील शरीफ साहब ने अपनी एक बेहतरीन एक अपना उन्होंने कौम के सामने एक मिसाल पेश की कि वो बड़े प्रोफेशनल एक सिपाही थे, और उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल जो है उसमें वो एक्सपीडियंसी उन्होंने नहीं की। तो प्रोफेशनल जो भी ये तमाम तर इदारे हैं वो अपने अपने हदूद में रहेंगे, और
दूसरी बात ये कि मैं सिविलियन गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि सिविलियन गवर्नमेंट भी अक्सर जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उसमें ये होता रहा है, जो अभी जो नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत है उसमें ये है कि जब भी नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत आती रही है तब जो है वो उनकी पहले तो आर्मी चीफ को वो खुद ही सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर खुद ही उनके साथ फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं। और ये उनकी एक मिसाल है 3-4 आर्मी चीफ्स के साथ। और शायद उनका एक माइंडसेट है कि वो हर चीज़ को अपने नीचे देखना चाहते हैं, अपने मातहत देखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी उनके लिए भी यही बात है कि सिविलियन इदारे अपने एम्बेट में रहकर काम करें और मिलिट्री इदारों की अपनी जो रिस्पेक्ट है, जो शहादतें हैं पूरी कौम के लिए, जो हमारे सिपाही शहीद होते हैं अपने मुल्क की सरहदात के लिए, उनकी शहादतों को इस तरीके से छोटा बिलिटल या उनको ह्यूमिलिएट या इंसल्ट ना करें जिस तरीके से ये डॉन लीक्स का एक मामला सामने आया है कि कभी ख्वाजा आसिफ की तरफ से कोई बात आ जाती है, फौज और हुकूमत आयशा साहब आप ये कह रही हैं कि अगर तमाम इदारे अपनी अपनी हुदूद और क़ुयूद के अंदर ऑनेस्टी के साथ अपना काम करें तो यकीनन निज़ाम बहुत बेहतर चल सकता है और बात आगे बड़ी खूबसूरती से बढ़ सकती है। ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब नाज़रीन हम वापस आएंगे तो पहले पनामा की बात करेंगे। और हमने देखा कि पनामा के मामले में कतरी शहजादों ने जिस तरह से धमाकेदार एंट्री दी थी और कहा गया था कि जो फ्लैट्स हैं उनके वालिद ने उन्हें तोहफे में दिए गए थे, जबकि आज एक और शख्स ने उससे भी ज्यादा धमाकेदार एंट्री दी और कहा है, काशिफ मसूद साहब ये कहते हैं कि उनके वालिद के नाम पर, उनके फैमिली मेंबर्स के नाम पर धोखे से ये अकाउंट्स खुलवाए गए और मनी लॉन्ड्रिंग की गई और फिर उसके बाद ये फ्लैट्स खरीदे गए। अब ये काशिफ मसूद साहब कौन है, उनके बारे में आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि पहले कतरी शहजादों ने एंट्री दी थी और अभी एक और जो नई एंट्री हुई है वो बरतानवी शहरी काशिफ मसूद ने दी है और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने एक ईमेल कर दी है जिसमें उन्होंने दावा कर दिया है कि शरीफ खानदान ने मेफेयर फ्लैट्स मनी लॉन्ड्रिंग की रकम से खरीदे और जिसके लिए रकम जाली बैंक अकाउंट से ट्रांसफर की गई और जो ये जो जाली बैंक अकाउंट्स है ये उनके खानदान वालों के नाम पर खुलवाए गए। अभी जो काशिफ मसूद साहब हैं जिन्होंने ये इंकशाफात किए हैं और जिन्होंने जो ईमेल की है उस तमाम तरह हम आपको डिटेल से आगाह करें। पहले आप ये पैकेज देखिए, आप उसकी डिटेल जानिए, उसके बाद अपने मेहमानों से इस बारे में बात करेंगे। काशिफ मसूद कोई और नहीं बल्कि मसूद अहमद काजी के बेटे हैं। वही मसूद काजी जिनके एक जमाने में वजीर खजाना इसहाक डार के साथ करीबी ताल्लुकात थे। जी हाँ, वही मसूद काजी जिन्होंने बरतानिया में इसहाक डार के तालीमी अखराजात बर्दाश्त किए, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में ओहदेदार थे। मसूद अहमद काजी लंदन के इलाके SXL फोर्ट के रिहायशी हैं और काशिफ मसूद के मुताबिक वफाकी वजीर खजाना इसहाक ने ही उनके वालिद से धोखा किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पनामा लीक्स केस पर काशिफ मसूद ने 72 सफ़ात पर एक ईमेल की। इस ईमेल में एक खत भी शामिल है जो 20 मार्च 1997 को मसूद अहमद काजी ने वजीर आजम पाकिस्तान को लिखा। खत में मसूद अहमद काजी ने तफसील लिखी है कि इसहाक डार ने उन्हें किस तरह बाइज्जत से बेइज्जत किया। काशिफ मसूद जो मसूद काजी के साहबजादे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ईमेल में लिखा है कि इसहाक डार ने उनके वालिद मसूद अहमद काजी, सिकंदर मसूद काजी और तलत मसूद काजी के नाम पर अकाउंट खोले और जारी बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल की गई। उनके खानदान के नाम पर 5 मिलियन पाउंड्स के 3 अकाउंट्स खोले। इसी रकम से शरीफ खानदान ने अपने कारोबार के लिए मजीद कर्ज हासिल किया। काशिफ मसूद ने दावा किया कि लंदन पार्क लेन के फ्लैट्स 1993 से नेल्सन और नेस्कोल कंपनीज के नाम हैं। काशिफ लिखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि ऑफशोर कंपनीज के बगैर सिर्फ बैंक्स के जरिए फ्लैट्स खरीदे जा सकें। जावेद साहब आपने भी देखा होगा, जाफर साहब आपने देखा होगा ये स्टोरी जो चली है, काशिफ मसूद साहब ने अभी इंकशाफात कर दिए हैं। इससे पहले हमने देखा कि कतरी शहजादे ने कहा कि ये तोहफे में दिए गए फ्लैट्स, जबकि अगर अभी जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये फ्लैट्स खरीदे गए हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की रकम के जरिए खरीदे गए हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आखिर किसके हैं ये फ्लैट्स, कहाँ से आए? बहुत शुक्रिया रमशा कंवल साहिबा। जब आपको याद होगा कि इलेक्शन की तहकीकात हो रही थी और धांधली के ऊपर बात हो रही थी और उस वक़्त भी रोज़ कोई ना कोई चैनल, कभी इलेक्शन कमीशन के किसी फ़र्द को, कभी कहीं से कोई पप्पू ढूंढा, कभी गोलड़ा की कोई बात आ गई, कभी उर्दू बाज़ार जो है वो चले गए। मैं बतौर पाकिस्तानी और बतौर एक मेंबर नेशनल असम्बली, जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में है, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोई चीज़ कोर्ट का हिस्सा बनी है
तो इसके ऊपर कमेंट करना उन जजेस का हक है, वो इसके ऊपर अपनी राय देंगे। और इसके ऊपर बहस करना उन वकला की जिम्मेदारी है जो दोनों अतराफ से वहाँ कोर्ट के अंदर पेश होंगे। मैं तो इलेक्शन वाले केस की तरह जो तो यानी आप इन डॉक्यूमेंट से कमेंट नहीं करना केस में चाहेंगे? भी आई विल नॉट एग्री विद दिस कमेंट जी। मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ जी, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ उसी के ऊपर। ये कमेंट ही है कि जब पप्पू की बात हुई, उर्दू बाजार की बात आई, रोज इस तरह की बातें आती रही। अगर सुप्रीम कोर्ट को किसी फर्द ने कहा है और कोई फर्द आके पेश होगा तो जी बिस्मिल्लाह जरूर होना चाहिए, और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह इसमें भी क्लियर होंगी। मेरा बतौर सियासी वर्कर ये है कि 3 चीजों को पिछले 3 साल के अंदर मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए पेश किया गया। उसमें पहले इलेक्शन का शोर किया गया, बाद में फिर मिलिट्री और सिविल हुकूमत के ताल्लुकात पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो उठाए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मामलात बअहसन तरीके से सेटल हुए। और आज अभी मुझे हैरानगी हुई थी जब पीटीआई की तर्जमानी करते हुए आयशा मोहतरमा कह रही थी कि जनरल बाजवा को वेलकम करते हैं फौज, और अच्छी बात होती कि ये भी साथ कहते कि हम मियां नवाज शरीफ को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने ये अच्छा फैसला किया और एक नया आर्मी चीफ जो है वो अपॉइंट किया, उन इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जो पाकिस्तान के चलो ठीक है, वो तो सियासी तहफ़्फ़ुज़ात की बिना पर उन्होंने नहीं कहा होगा। अच्छा, मैं लियाकत अली साहब आपसे जानना चाह रही हूँ, लियाकत अली साहब आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इन दस्तावेजात को कबूल करेगी, शामिल तफ्तीश करेगी, और जिस तरह से काशिफ मसूद साहब ने अपनी ईमेल्स में भी ये बात कही है, अपने खत में भी ये बात कही है कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं और इन तमाम बारे में अदालतों को जो मालूमात हैं वो फराहम करना चाहते हैं, तो बड़ा एक ये की फैक्टर होगा बड़े इंपॉर्टेंट टाइमिंग के अंदर जब अगली समाअत भी आ गई है अब कल। तो जी मैं इसमें जाफ़र साहब की इस बात से इत्तेफाक करूँगा कि मामला अगर अदालत में है तो जो सबूत के तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स और जो वाक़यात जो गवाहियाँ पेश की जा रही हैं, ये अदालत का काम है कि उनको परखे और उनकी काबिल कबूल होने का फ़ैसला करे। तो अगर वो सबूत अदालत एक्सेप्ट करती है और उसको समझती है कि ये सबूत ऐसा है जिसको फ़ैसले में शामिल होना चाहिए तो अदालत करेगी। हमारा काम ये है कि अदालत के फ़ैसले का इंतज़ार करें और अदालत पर कॉन्फिडेंस रखें। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करना चाहिए, हमारी सबसे मुअज़्ज़ज़ और सबसे आला अदालत है, और जो भी सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो भी गवाहियाँ आ रही हैं, ठीक है, ऑब्वियसली मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में। आयशा साहब आप समझती हैं कि तहरीक इंसाफ जो है, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि खासी दिलचस्पी का इजहार कर रही है काशिफ मसूद साहब के खत में, तहरीक इंसाफ इसे इस्तेमाल कर सकती है इन दस्तावेजात को सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? जी रमशा, ये कायनात जिस तरीके से बनाई गई है, अल्लाह ताला ने जिस तरीके से ये निज़ाम बनाया है, तो उसमें कोई भी चीज़ अगर आप इस तरीके से आर्बिट्रेरली सोचते हैं कि हम सब कुछ करते जाएंगे और उसकी कोई सज़ा जज़ा इस पूरे सिस्टम में जो अल्लाह ताला का सिस्टम है उसमें नहीं है, तो ये बिल्कुल एक गलत फहमी की बात है। और अल्लाह ताला जब भी कोई हकीकत होती है वो आखिर में सामने आ ही जाती है। अभी कतरी प्रिंस का तो नवाज शरीफ साहब ने, जो कि बार बार कहते हैं कि आप पार्लियामेंट में, हमें कहते हैं कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते, हालांकि खुद भी नहीं आते हैं, उनके मिनिस्टर्स भी नहीं आते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने जो फ्लोर ऑफ द हाउस जब स्टेटमेंट दिया पूरी कौम के सामने, उसमें कतरी प्रिंस का जिक्र ही नहीं था। उन्होंने एक और कहानी सुनाई कि पहले गल्फ स्टील मिल लगाई, गल्फ स्टील मिल में $9 मिलियन से आपने लगाई, अब $9 मिलियन को भी उन्होंने जस्टिफाई नहीं कर सके कि वो किस तरीके से, वो कितने पैसे कहाँ से आए। अच्छा, उसके बाद फिर लंदन के पास जो लंदन हाई कोर्ट में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, जिसका काशिफ मसूद ने भी जिक्र किया है कि उन्होंने जब हुदैबिया पेपर तौफीक ट्रस्ट के केस में जब लंदन हाई कोर्ट में उन्होंने केसेस जमा करवाए तो अटैच किए उन्होंने मे फेयर के फ्लैट्स, जो कि 1997 का ये केस है। तो अभी यानी उसके बाद फिर ये हुआ कि 2005 में जो नवाज शरीफ साहब की अपनी कहानी है कि 2005 में वो उन्होंने गल्फ स्टील मिल्स जो है वो बेची, और फिर उससे जो है वो उन्होंने दुबई जो जद्दा स्टील मिल है वो ख़रीदी। जद्दा स्टील मिल जो है उसको फिर बेच के जो है उन्होंने फिर वो फ्लैट्स ख़रीदे।
तो ये तमाम तर चीज़ें जो है, यानी 2005 में आपने जद्दा स्टील मिल को बेच के जो है फिर उससे 93 में जो है वो फ्लैट्स खरीदे। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी ये है, सुप्रीम कोर्ट के सामने है। दूसरी बात कि इन्होंने कतरी प्रिंस का कोई जिक्र नहीं किया, अब अचानक कतरी प्रिंस का लेटर आ गया। अच्छा, अब कतरी प्रिंस जो है वो कभी भी इस बात पे राजी नहीं हुए कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होकर मैंने कोई इसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाना है, मुझसे आप इन्वेस्टिगेशन या आप क्रॉस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, वो तैयार नहीं है। काशिफ मसूद जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से एक पाकिस्तानी कौम के सामने जो है वो सच और झूठ जो है उनका एक सामने आ गया है कि उन्होंने कहा है कि मेरी फैमिली जो है उसके नाम पे 3 बैंक अकाउंट्स खोले गए। ये तो शरीफ तो जो नवाज शरीफ साहब का जैसे कि बात कर रही है आयशा साहब अभी, अब हैदर साहब आप समझते हैं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, मुझे रमशा अगर आप कंप्लीट करने दें, रुकिएगा अगर आप करने दें जी, कि देखें ये काशिफ मसूद ने जो सुप्रीम कोर्ट में जो ईमेल किया है 74 पेजेस का, इसमें अभी उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बताने को भी तैयार हूँ। ये इलीगल मनी लॉन्ड्रिंग की गई, इसमें 50 लाख पाउंड्स के जरिए से कोई पहले ये सेटअप किया गया अकाउंट्स, और फिर 440 मिलियन रुपए जो है उनके हैसियत से जो है यहाँ पे ये फ्लैट्स खरीदे गए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी स्टेटमेंट्स है कि नीलसन और नेस्कॉल की कंपनी की मिल्कियत है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो हैं, जिस तरह इसाक डार ने, मुझे तो इंतहाई अफसोस हुआ है कि ऐसा शख्स जो साहब आप समझते हैं अब ये जो मामला है, ये जो मामला है इसे निपटाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि काशिफ साहब भी ये बात कह रहे हैं, रुकिएगा काशिफ साहब, काशिफ साहब भी ये बात कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से मुआवनत करने के लिए तैयार हैं इस केस में, और वो पाकिस्तान भी आ सकते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, मजीद सबूत फराहम कर देते, तो फिर इसका मतलब है कि मजीद और स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे अपोजिशन के पास। हैदर साहब जी, रमशा मुझे अगर आप थोड़ा सा वक्त दें, क्योंकि ये लीगल इशू है, शायद मैं बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकूं। देखिए, जहां तक सुप्रीम कोर्ट के अंडर ट्रायल केस का ताल्लुक है, वो सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला करना है, और 184(3) की वो जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज करते हैं या 187 में जाते हैं, इसका फैसला भी अभी उन्होंने करना है। लेकिन इस कतरी लेटर के बाद से और आज जो एक काजी फैमिली का एक सपूत आ गया है फील्ड में, कौम के सामने एक और नया फैक्ट आया है, इसने बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। और वो सवालात देखिए, एडमिसिबिलिटी ओनरशिप फ्लैट्स की अब इन क्वेश्चन नहीं है, वो माना जा रहा है कि हमारे हैं, लेकिन पैसे कहाँ से दिए गए, अब मनी ट्रेल का इशू है। अब जहां एक तरफ कतरी शहजादे का लेटर है, यकीनन उसको लाना, डिपोज करना, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसका एविडेंस आ सकता है, उसके भी तरीक़ाकार हैं। लेकिन मैं काजी फैमिली के जो लेटर है, बाज़ात एहतराम, मैं मुस्लिम लीग नून का स्पोक्समैन नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा हैरान हूँ कि अगर उनके वालिद से ये गलत काम करवाया, तो क्या ये साहब मौसूफ जो लंदन में बैठे हैं, वहाँ पे स्टेट बैंक है, इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, वहाँ पे बहुत सख्त रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है, वहाँ पहले तो अकाउंट इतनी आसानी से खुलता नहीं है, और दूसरा कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। फिर ये पनामा लीक्स का इंतजार, हैदर साहब रुकिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने कह दिया है, इस पर रुकिएगा, मैं यहाँ पर ले लूँ क्विकली, आप आइएगा, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत वैलिड बात आप कह रहे हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है कि बैंक अकाउंट जो है वो इस तरह से खुल जाए किसी और के नाम पर, और उसमें एक इतनी बड़ी रकम जो है वो शामिल कर ली जाए, उसके बाद जाली फ्लैट्स भी खरीद लिए जाए। ये सारा मामला हुआ कैसे, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह हैदर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और निशानदेही उन्होंने ये की कि इतना आसान नहीं है कि एक तो जाली बैंक अकाउंट्स खुलवा लिए जाएं किसी और के नाम पर, और उसके बाद छोटी रकम उन अकाउंट्स में ट्रांसफर नहीं की गई। तकरीबन 5 मिलियन पाउंड्स के करीब 3 अकाउंट्स में ये रकम ट्रांसफर की गई। हैदर साहब, मैं चाहती हूँ आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, उसके बाद जाफर साहब और आयशा साहबा और लियाकत साहब की जानिब बढ़ना है। जी, बहुत शुक्रिया रमशा। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि यूके का फाइनेंशियल सर्विसेज एक्ट है, और बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो कवानीन हैं और जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो बहुत सख्त है। वहाँ तो आप 5,000 पाउंड भी कैश जमा करवाएं तो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि लेकिन उसके कतई नज़र अगर फ़र्ज़ कर लें ये हुआ भी सही, तो ये 93 से लेके 2016 तक कोई 1-2-3 साल का अरसा नहीं है। ये मौसूफ खामोश क्यों रहे? क्या इन्होंने कोई कंप्लेंट की वहाँ पे यूके में? दूसरी बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन जाली बैंक अकाउंट्स के इस्तेमाल के नतीजे में कोई सज़ा दे सकते हैं? और अगर तीसरी बात, ये इतने ही मुहब्बे वतन हैं और आना चाहते हैं, तो इनको चाहिए था कि ये 3 हफ्ते की जो हेयरिंग बीच में गैप पड़ा उसमें ये वकील इंगेज करते, और ये ईमेल की बजाय ये ऑन एफिडेविट ये डॉक्यूमेंट स्वेयर इन करते। ये तो बात यहाँ तक हो गई।
दूसरी बात मैं जो करना चाहूंगा कि सही। इसका जो खतरनाक पहलू है जो पीटीआई के शायद फेवर में जाता है और हुक्मरान जमात के फर्ज कर लें ये आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन कर लेती है और ये ऑन ओथ आके इन कागजात पे अपनी बयान भी दे देते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो जाते हैं। जब ट्रायल होता है उस वक्त फिर मुस्लिम लीग नवाज या हुकूमती टीम के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट को फिर गलत साबित करने के लिए उनको कतरी शहजादे का एविडेंस या एफिडेविट डिपोज करना पड़ेगा। लेकिन ये एविडेंस की बात है, तो इस वक्त दोनों जो कागजात आ रहे हैं उससे बहुत सारे सवालात हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के लिए दोनों साइड्स जो है पेचीदगियां पैदा कर रही हैं और मुश्किलात पैदा कर रही हैं। हम ये समझते हैं जमात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन आपने बड़ी वैलिड बात की और बड़ी न्यूट्रल बात की है। मैं चाहूंगी कि जाफर साहब बात का जवाब दें कि बड़ी खूबसूरत बात की हैदर साहब ने और कहा कि भाई इतने अरसे से काशिम मसूद साहब खामोश क्यों थे? अगर ये 1993 में फ्लैट्स खरीदे गए, अकाउंट्स खुलवाए गए, तो आज 2016 में उन्हें बात याद आ रही है। तो क्या आप इस हवाले से इसके अगेंस्ट कोई चीजें पेश करेंगे अदालत में, या आप लोग इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे? जी, बात ये है जो इन्होंने बात ये है कि जो बात मैं की पहले है भी ये वो कह चुका लीगल हूं पॉइंट्स हैं कि और ये मेरा मामला ख्याल है वो टॉक शो बिल्कुल के दुरुस्त अंदर हल पॉइंट्स। होने वाला नहीं। दूसरी बात मैं ये कह चुका हूं कि पीटीआई का खुश होना और पीटीआई का बगलें बजाना, वो तो शाह महमूद कुरैशी साहब कोई 100 ऊंटों के काफिले पे पहले भी कोई डॉक्यूमेंट्स लाना चाह रहे थे, और अभी हालिया जो पीटीआई ने टाइम, वैसे तो ये चैंपियन बनते हैं कि हम हुकूमत को लेके आए सुप्रीम कोर्ट में, जबकि ये इनकी पिटीशन नहीं थी, किसी और की थी, और फिर इनको वकील चेंज करना पड़ा। इनके पास कोई ऐसी चीज़ सिवाय टॉक शोज में मैं भी घंटा बैठूं और बातें करता रहूं, कोई चीज़ अभी तक नहीं आई, और ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि कोई एक पेपर जमा नहीं करा सके। इन पेपर्स के बारे में मैं पहले कह चुका हूं, दोबारा आप दोहराऊंगा, वक्त ज़ाया होगा, लेकिन मैं ये पहले बार मैं भी, मेरी हुकूमत भी और मेरे मियां नवाज शरीफ के वकला भी, वो सब कह चुके हैं कि जब जब कोई सवाल उठेगा हम उसकी वजाहत करेंगे, हम उसका जवाब देंगे यकीनन। अच्छा जाफर साहब, एक और बात, ये भी हालिया दिनों में इमरान खान साहब ने दौरा किया बरतानिया के, और ये कहा जा रहा था कि शायद वो कुछ शवाहिद इकट्ठे करने जा रहे हैं। तो क्विकली बता दीजिएगा, आपको कोई करेक्शन लगता है काशिफ साहब और इमरान खान साहब का? उसके बाद में आयशा साहिबा की जाने बढ़ना है, मुझे क्विकली बता दीजिएगा जाफर साहब। मुझे भी एक छोटा सा पॉइंट मुझे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं ढूंढना। मैं तो पिछले 3 साल से कोई ऐसा कनेक्शन ढूंढ रहा हूं कि जिन लोगों ने इमरान खान और पीटीआई को मुंतखब किया, मुझे कोई कनेक्शन मिल जाए कि 3 साल के अंदर केपीके हो या नेशनल असेंबली हो, वो कोई ऐसा काम कर पाए हों। एक काम किया है कि मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की सजा रहे। मैं ये जानना चाह रही हूं, एक अगर मैं बात कर सकूं, एक मुझे पॉइंट करने का मौका दें, बड़ी क्विकली एक शॉर्ट कमेंट, फिर आप आयशा की तरफ चली जाएं। इसमें एक और भी बड़ा अहम पहलू है। देखिए, ये पीटीआई के जरिए एविडेंस नहीं आ रहा, जो कि इसमें मेन पटिशनर है, ये एक थर्ड पार्टी है जो पार्टी इस वक्त नहीं है टू प्रोसीडिंग्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसने इसहाक डार साहब की क्रेडिबिलिटी और उनकी साख पे हर्फ किया है। उन्होंने कहा है कि इसहाक डार साहब ने गलत तरीके से और जालसाजी से, तो ये केस तो इसहाक डार साहब के सामने है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पनामा का केस है उसमें इसहाक डार साहब नहीं है। साहब ने भी, हैदर साहब, ये बात कह दी ना कि शरीफ बरादरान के कहने पर 2 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खुले। आयशा गुलाली साहबा, आप क्या कमेंट रखती हैं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ काशिम मसूद साहब से कोई राब्ता करेगी कि ये डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ भी शेयर हो, काशिम मसूद साहब को लाने की कोशिशें की जाए ताकि आपका जो केस है वो मजीद स्ट्रांग हो जाए? आयशा साहबा। सबसे पहले तो जाफर साहब ने, जो मेरे भाई हैं, उन्होंने बात की कि परफॉर्मेंस के ऊपर ये प्रोग्राम हो नहीं रहा, वरना फिर परफॉर्मेंस का भी कंपैरिजन कर लेते। और अभी बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान 188 ममालिक में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP में 147th पोजीशन है पाकिस्तान की। तो ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है, और ये पीटीआई के ऊपर नहीं आती। ये अब तक जो हुकूमतें बार बार 2 पार्टियां ही इक़्तिदार में आती रही, ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। और मैं आप उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान की तारीख के रिकॉर्ड तोड़ दिए कर्जा लेने के 8000 जो है अरब रुपए मौजूदा 3 साल की हुकूमत में लिए हैं, और 14,500 अरब से 22,500 अरब तक जो है पाकिस्तान का कर्जा जो है पहुंचा दिया। तो ये मौजूदा हुकूमत की ये परफॉर्मेंस है। जहां तक बात है, हैदर साहब ने बात की, बात यह कि ये जो फ्लैट्स हैं ये तो सबके सामने है। लंदन में तौफीक केस में, लंदन हाई कोर्ट में केस जमा हो चुका है जिसमें अटैच हुए बाकायदा। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि ये लंदन फ्लैट्स 1993 से उनकी पोजीशन में थे।
अब जहाँ तक काशिफ मसूद और उनकी फैमिली की बात है, तो ये तो अब अगर उन्होंने ईमेल भेज दिया है और वो चाहते हैं कि वो इसका हिस्सा बने, तो मेरे ख्याल से उन्होंने तो अपने आप को ऑफर कर दिया है कि हम पे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने ईमेल कर दिया, वो कोई सड़क पे या कोई बाहर जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है और वो पूरे हकाइक के साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रूफ्स हैं और मैं इस चीज़ में मैं इसको बिल्कुल करूंगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो है वो बड़ी क्लियर है। और इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी 43 ऐसे लोगों के केस जो है राब्ता करेगी। आयशा साहबा क्विकली बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से हम सब जो हैं, हम सब हमारी जो लीगल टीम है, वो जो भी इसमें जरूरी चीजें होंगी वो यकीनन इसमें हम अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है। ये पनामा स्कैंडल हमने नहीं निकाला, ये इंटरनेशनल। ठीक है, पनामा का मामला चल रहा है अदालत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मशवरा कर सकती है। काशिफ मसूद साहब से आपने जिस तरह से कहा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है कि वो इसहाक डार साहब का बयान है कि शरीफ बरादरान के कहने पर 2 फॉरेन करेंसी अकाउंट खोले गए। इस बारे में मैं बात करूंगी लियाकत साहब से आफ्टर दिस ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर लियाकत अली के साथ आगे बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं कि जो इसहाक डार साहब ने बयान दिया उसमें उन्होंने कहा है कि शरीफ बरादरान के कहने पर 2 फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोले गए। आप क्या समझते हैं लियाकत अली साहब कि फिर क्यों खोले गए अकाउंट्स, और अगर वो डीट में आ गई है तो ये हेल्पफुल होंगी इस केस में? ला रहे हैं उसने कहा है। और देखिए, इसमें जो हैदर साहब ने बात की थी, ये क्राइम है जो इंग्लैंड में हुआ है। अगर ऐसे हुआ है तो वो बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसने जाली अकाउंट खोला। जिन्होंने जाली अकाउंट खोला वो तो उन पे तो इल्ज़ाम है, और जब ये वहाँ इंक्वायरी होगी तो उसकी कुछ और इम्प्लिकेशंस हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मेरे ख़्याल में हमें अपने सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद रखना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ट्रस्ट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस एविडेंस को परखेगा और मेरा ख्याल है कि इस पे अच्छा फैसला करेगा, अगर ये एविडेंस इस काबिल है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजरें जमी हुई है। आयशा साहबा, योर फाइनल कमेंट प्लीज, क्विकली। मैं कहूँगी कि देखें, अभी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जो इस मुल्क का हुक्मरान तबके की एक बहुत अहम रुकन है, उन्होंने जब आपकी वो स्टेटमेंट देती हैं कि 2011 में कि मेरे और मेरे ख़ानदान की ना सिर्फ मुल्क में कोई जायदाद नहीं बल्कि बैरून मुल्क ही हमारी कोई जायदाद हमारी नहीं है, तो हमारी तो ये स्टेटमेंट आप इसको देख लें। और फिर ये नीलसन और नेस्कॉल की कंपनी की 1993 से जो उनकी फ्लैट्स की ओनरशिप है, इसको देख लें, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है। मैं समझती हूँ कि हमारी अदालतों को इसके ऊपर सही तरीके से देखना होगा। कौन जो है वो अगर लूटा हुआ पैसा अगर स्विस बैंकों का और नवाज शरीफ साहब का वापस आ जाए, तो मेरे ख्याल से मैं एक बात मुझे कहने दें, रमशा, ठीक है, टाइम बहुत कम है। जी फरमाइए। हर चीज को फेस कर रहे हैं। ये बात फिर वहीं जाएगी कि वो थैले खुलेंगे, क्या निकलेगा, अंगूठा किधर लगा, शनाख्ती कार्ड किसका था, ये सारी बहसें ये सारी कौम को सुनाते रहे हैं। आज भी मैं इनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये सारे इंटेलेक्चुअल इकट्ठे होके नईम बुखारी साहब को ये सारी बातें बता देते, ताकि अदालत में जहां जरूरत थी वहां की जा सकती। और आज जो शख्स पनामा केस में इनके वकील बन के चले हैं, आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चला गया, क्या होगा? आप क्या समझते हैं? देख लीजिए। जाफर साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, अगर मुझे पीटीआई फीस देगी तो मैं जरूर नहीं बुखारी साहब को बता दूंगा, लेकिन मैं अभी भी ये समझता हूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौकफ है कि ये सुप्रीम कोर्ट को मुश्किल में डालकर सुप्रीम कोर्ट को जिच करके ये मामला रिमांड बैक कराना चाहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल कहीं और होना है। इसीलिए हम कहते हैं कि पनामा का लॉ पास करें और स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। पनामा के कानून के बगैर डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे दीजिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के 20 करोड़ पुरअमन और जमहूरियत पसंद अवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 49वां यौम तासीस मुबारक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जद्दोजहद के नतीजे में पाकिस्तान को आइन मिला। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बना। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अवाम को मुआशी और समाजी हकूक दिए। अवाम के हकूक की खातिर हमारे अजीम कायदीन ने कुर्बानी दी। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक मजबूत, खुशहाल और पुरअमन पाकिस्तान की जिद्दोजहद में अवाम के शाना बशाना है।
आज यौम तासीस पर भुट्टो के जाले ये तजदीद अहद करते हैं कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखेंगे। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के सियासी वारिस और बेनजीर भुट्टो के फर्जंद बिलावल भुट्टो की क़यादत में अवामी खिदमत के ख्वाब को शर्मिंदाए ताबीर करेंगे। अवाम की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारी मंजिल रोशन ख्याल पाकिस्तान।